हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। सीबीएसई क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसमें दो पार्ट है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी शुरू कर लिए हैं, ऑलरेडी पढ़ाई चल रहा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आज हम इंडियन इकोनॉमी को शुरू कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मिलने से जस्ट पहले, मतलब इंडिपेंडेंस के दौरान उस टाइम पे हमारे इकोनॉमी का क्या हालत था। मतलब 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रहा था तब हमारा इकोनॉमी का क्या हालत था, वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब तुम्हें तो पता है सिलेबस में दो चीजें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। दोनों का हिस्सेदारी 50-50% मार्क्स का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं। हाँ, थोड़ा कहीं कहीं पर वो वहां पे न्यूमेरिकल आ जाता है तो डिफिकल्ट भी हो जाता है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को अक्सर लोग रट्टा मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन रट्टा मारने लायक सब्जेक्ट नहीं है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी समझने लायक सब्जेक्ट है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो लर्न करने पड़ेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है, वो तो लर्न करना ही पड़ेगा। लेकिन जो अंदर का कंटेंट है वो तुम समझकर अगर खुद से लिखोगे तो वो तुम्हें ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। फिलहाल हम चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तुम्हें इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, वो मैं बताऊंगा जिससे तुम्हें इंडियन इकोनॉमी के बारे में बेसिक आइडिया लग जाएगा। फिर हम हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस को शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला इंडिया। अब ये जो इंडिया है इसको इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। किससे इंडिपेंडेंस मिला? ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल रहा था तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रहा था कब? 1947 में। तब हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था? हमें किससे इंडिपेंडेंस मिला? ब्रिटिशर्स से। हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिला। अब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। कब तक रूल किए? 1947 में रूल तो खत्म हुआ उनका, वो 1947 में हमें छोड़कर गए। इससे पहले 1947 से पहले हमारा हिस्सा क्या था, हमारा कंडीशन क्या था इस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए 1947 में? उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी का क्या हालत था, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं, मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नीचे ग्रुप्स का लिंक दिया गया है, उन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जरूर से, जिससे तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट एग्जाम के टाइम पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1947 से पहले का बात, ब्रिटिशर्स जब हमें छोड़कर गए। 1947 से लेकर एक और टाइम पीरियड था 1991 तक का, यहां से लेकर यहां का टाइम पीरियड। अब ये क्या टाइम पीरियड था ये हम डिस्कस करेंगे। 1947 से 1991 तक इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ और था, और 1991 के बाद अभी तक एज ऑन डेट ये स्ट्रक्चर कुछ अलग है। तो बेसिकली हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हम पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पार्ट 1 होगा जब ब्रिटिशर्स आए और हमारे ऊपर रूल किए और जब हमें छोड़कर चले गए। जब ब्रिटिशर्स आए, हमारे ऊपर रूल किए और जब हमें छोड़कर गए, मतलब अप टू 1947, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 जो होगा 1947 से 1991 तक का। अब 1991 में एक बड़ा पॉलिसी आया था जिसको बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और जब 1991 में ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इकोनॉमी का, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और एलपीजी पॉलिसी सेम ही है। ठीक है, इसी को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल लो या फिर एलपीजी पॉलिसी बोल लो, बात बराबर है।
तो ये जब आया 1991 में, उसके बाद हमारा इकोनॉमी पूरा बदल गया था। इस वजह से हम 3 पार्ट में पढ़ाई करेंगे। पार्ट नंबर 1 बिफोर 1947, पार्ट नंबर 2 1947 टू 1991 और पार्ट नंबर 3 1991 से लेकर एज ऑन डेट अभी तक जो इकोनॉमी के अंदर में चल रहा है। तो ये हमारा होगा पढ़ने का तरीका, जिसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। क्लियर है बात? आ जाएं चैप्टर को शुरू करें। अब चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी का क्या हालत था, तुम सोचकर बताओ क्या हालत था। ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या किए थे? ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट किए थे। बेसिकली ब्रिटिशर्स हमें 3 तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। पहला तरीका है हमारे एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइटेशन किए वो लोग। हमारे एग्रीकल्चर, हमारे फार्मर्स लोगों के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किए थे वो लोग। अगर तुम लगान मूवी देखे होगे तो लगान मूवी में भी तुम्हें पता होगा कि किस तरीके से गांव वालों के ऊपर वो जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो बेसिकली वही होता था पूरे इकोनॉमी के अंदर में, जो लगान मूवी में दिखाया गया है वही हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली वही लगान मूवी में दिखाया गया है, जिसमें जो हमारे आमिर खान है वो जिस तरीके से रोल प्ले किए एक फार्मर का, और वो फार्मर को किस तरीके से ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे, सेम हमारा हालत था उस टाइम पर, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर एक्सप्लॉइटेशन उस टाइम पर करते थे। तो हमारे एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किए वो लोग। अब एग्रीकल्चर तक बात सीमित नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किए। मतलब हमारे इकोनॉमी के जितने भी इंडस्ट्रीज थे, और बेसिकली हम फेमस थे हैंडीक्राफ्ट्स में, वर्ल्ड फेमस था हमारा हैंडीक्राफ्ट। इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे वो इंडिया के हर लोग तो यूज करते ही थे, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो बिकता था बाहर मार्केट में, बहुत वॉल्यूम में बिकता था। उसको भी वो लोग एक्सप्लॉइट कर दिए। और तीसरा हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उसमें भी वो लोग बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किए। तो बेसिकली 3 तरीके से वो लोग एक्सप्लॉइट किए थे। पहला तो एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किए, फिर इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट किए, और उसके बाद वो लोग हमारे फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लॉइट किए। तो आने वाले टॉपिक्स में हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइटेशन हुआ, किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, और किस तरीके से हमारा जो फॉरेन सेक्टर है उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो ब्रिटिशर्स आए, हर तरफ से हमारा एक्सप्लॉइटेशन किए और चले गए। बहुत सारा रिसोर्सेस हम लोगों से लेकर चले गए, हमारे इकोनॉमी को बैकवर्ड और स्टेगनेंट छोड़कर चले गए। बैकवर्ड का मतलब जिसका जहां पर कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है, और स्टेगनेंट का मतलब जो रुका हुआ है, जो डेवलप कर भी नहीं पा रहा है। मतलब सोच कर देखो, एक प्रकार से हमें अपाहिज बना दिया गया। अपाहिज मतलब ना हम खुद से चल सकते हैं और ना हम फ्यूचर में भी डेवलप कर सकते हैं। एक प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को अपाहिज की तरह बनाकर वो लोग छोड़कर चले गए, जिसको हम पूरे डिटेल में अब चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला, ओवरऑल फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे इकोनॉमी का क्या फीचर था? तुम मानकर चलो, जानकर चलो कि इंडियन इकोनॉमी का उस टाइम पर बैकवर्ड और स्टेगनेंट था। बैकवर्ड का मतलब जो बहुत पीछे था बाकी कंट्रीज के मुकाबले, और स्टेगनेंट का मतलब जो रुका हुआ था, जो चल भी नहीं पा रहा था, जो आगे बढ़ भी नहीं पा रहा था। तो एक प्रकार से तो तुम सबसे पीछे हो, रेस में सबसे पीछे, और तुम बढ़ भी नहीं रहे हो आगे, तो और पीछे होते जाओगे। बाकी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तुम वहीं के वहीं खड़े हो। तो इकोनॉमी ना तो डेवलप हो पा रहा है और ना वो आगे है, वो सबसे पीछे है। ठीक है, तो दोनों प्रकार का प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी के अंदर में था। द मेन गोल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो वो लोग का चालाकी देखो, वो लोग क्या करते थे। ब्रिटेन से वो लोग आए थे हमारे ऊपर रूल करने, ग्रेट ब्रिटेन से ब्रिटिशर्स लोग। और एक तो ब्रिटेन में ना रॉ मटेरियल था, कोई भी इंडस्ट्री वो लोग सेटअप करना चाहे तो ना उनके पास रॉ मटेरियल था, और ना उनके पास कोई कस्टमर था जो प्रोडक्ट को खरीदेगा। मतलब बेसिकली मानकर चलो मैं हूं, मेरे पास ना रॉ मटेरियल है, और मैं अगर मान लो कहीं से रॉ मटेरियल जुगाड़ करके प्रोडक्शन कर भी लूं, तो मेरे पास कस्टमर भी नहीं है जो उसे खरीदेगा। हमारे कंट्री का उतना पॉपुलेशन ही नहीं है कि मैं उस प्रोडक्ट को बेच पाऊं। ये हालत था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स फिर भी डेवलप किए। वो लोग क्या किए, हमारे कंट्री में से रॉ मटेरियल उठाकर अपने कंट्री ले गए, वहां पर प्रोडक्शन किए।
तो वहां पर प्रोडक्शन किए तो वहां पर बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप हुए, वहां के लोगों को जॉब मिला, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, वहां पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। अब प्रोडक्शन तो कर लिए, बहुत सारा प्रोडक्शन होके गोडाउन फुल हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा किसको बेचे, क्योंकि वहां तो खरीदार ही नहीं है, वहां पे तो लोग उतने हैं ही नहीं कि वो लोग इतना सारा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर पाए। तो वो लोग क्या किए, अगेन सारे फिनिश गुड्स को ट्रेन में लोड करके इंडिया ले आए और इंडिया के लोगों को बेचना शुरू कर दिए। तो बेसिकली रॉ मटेरियल भी हम ही से ले गए और फिनिश गुड्स भी लाकर हम ही को बेच रहे हैं। तो ये हालत था हमारे इकोनॉमी का उस टाइम पर। वो लोग सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिए थे हमको, हम रॉ मटेरियल उनको सप्लाई करते थे एंड मार्केट फॉर सेल ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो ब्रिटिश में मैन्युफैक्चर होगा वो गुड्स भी इंडिया के अंदर में बिकेगा। तो ये दोनों ही बहुत ही बुरा सिचुएशन था हमारे लिए। एक तो हमारा ही रॉ मटेरियल लेकर हम ही को फिनिश गुड्स लाकर चिपका रहे हैं। सोच कर देखो, सस्ते दाम में रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं और महंगे दाम में फिनिश गुड्स लाकर हम ही को बेच रहे हैं, प्लस जो फैक्ट्री है वो भी उनके कंट्री में सेटअप कर रहे हैं ताकि वहां के लोगों को जॉब मिले, वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। इंडिया में कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इस वजह से। अकॉर्डिंगली ऑल मेजर्स अंडरटेकन बाय देम हैज दिस अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव इन माइंड। जो भी वो लोग काम करते थे उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल इंडिया से उठाकर अपने कंट्री ले जाया जाए, वहां पर प्रोडक्शन किया जाए और प्रोडक्शन करके रिटर्न इंडिया में लाकर प्रोडक्ट को बेचा जाए। ये उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, देखो इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इकोनॉमी का क्या हालत था। जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा था, हमारे इकोनॉमी का हालत बहुत अच्छा था। ये जब ब्रिटिशर्स आ गए हमारे कंट्री के अंदर, हमारे ऊपर रूल करना शुरू किए, तब तो सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ। प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, बहुत अच्छा इकोनॉमी था, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। लेकिन ऑन द एग्रीकल्चरल फ्रंट इट वाज सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग हमारा प्रोडक्शन खुद करते थे, वेर कल्टिवेटेड देमसेल्फ वेर द ओनर्स ऑफ द लैंड, हमारा जमीन के मालिक हम खुद थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, हम हैंडीक्राफ्ट के लिए पूरे वर्ल्ड फेमस थे ब्रिटिशर्स आने से पहले। फिर ब्रिटिशर्स आए, हमको एक्सप्लॉइट किए और हमारा हैंडीक्राफ्ट जो फेमस था अब वो और फेमस नहीं रहा। आवर एक्सपोर्ट एंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन। द सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी, हमारे कंट्री का सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल जो था वो फाइनेस्ट क्वालिटी के लिए फेमस था। एंड द मेटल एंड प्रॉस्परस स्टोन वर्क, मेटल और प्रीसियस स्टोन वर्क्स जो है, मेटल और प्रीसियस स्टोन वर्क जो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा होता था, वो फेमस था हमारा एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप के लिए। मतलब हमारे इंडिया में बेसिकली अगर बात करो तो हैंडमेड प्रोडक्ट का चलन बहुत ज्यादा था और हम हैंडमेड प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फेमस थे और बाहर कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे। फिर ये ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, और ब्रिटिशर्स आकर एक तो हमारे एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिए, हमारे इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिए, हमारे एक्सपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिए, सब चीज को वो लोग आकर सत्यानाश कर दिए। बात समझ में आया? तो ब्रिटिशर्स किस तरीके से एक्सप्लॉइट किए थे वो हम आगे आने वाले क्लासेस में और पढ़ेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के कुछ फीचर्स थे। एक्सप्लॉइटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के टाइम पर किस तरीके से हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हुआ। आओ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हें नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, The British exploited Indian economy to maximize their economic gain, वो लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें एक्सप्लॉइटेशन करते थे। दिस इज पॉपुलरली नोन एज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, इसे हम कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। दो तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे, एक सप्लाई साइड से और दूसरा डिमांड साइड से। मतलब एक तो हम ही से रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करते थे और लाकर हम ही को बेचते थे। ठीक है, तो दोनों प्रकार से एक्सप्लॉइट होता था। ऑन द सप्लाई साइड द ब्रिटिश स्टार्टेड यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को वो लोग ले जाते थे अपने कंट्री में एज रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन ब्रिटेन। ऑन द अदर साइड या ऑन द डिमांड साइड इंडियन मार्केट वर यूज्ड एज डिमांड डेस्टिनेशन। मतलब सोच कर देखो, किसी कंट्री के पास ना तो रॉ मटेरियल है और ना कोई कस्टमर है खरीदने के लिए, फिर भी वो कंट्री प्रोडक्ट बना रहा है क्योंकि वो हमसे रॉ मटेरियल ले जा रहा है,
प्रोडक्शन कर रहा है, अब बेचने के लिए कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रिटर्न हम ही को लाकर हमारा ही प्रोडक्ट हम ही को बेच रहा है। तो बेसिकली वो डिमांड डेस्टिनेशन भी हमें बना दिया था। अकॉर्डिंगली इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। उससे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। Destruction of handicraft industry also implied the destruction of global reputation for our export of handicraft। हमारा जो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था हैंडीक्राफ्ट में वो भी हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। आज अगर देखोगे तो आज कोई भी हैंडीक्राफ्ट को यूज नहीं करता है। क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज ब्रिटिशर्स आए और वो लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिए। इस वजह से आज हम भी यूज नहीं करते, ना कोई फॉरेन कंट्री में हमारा हैंडीक्राफ्ट यूज होता है। आज हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। ये जो टी शर्ट मैं पहना हूं, ये जो जीन्स मैं पहना हूं, ये कहां से आया? ये वेस्टर्न कल्चर है। ये ब्रिटिश के फैक्ट्री में बनता था। वो लोग हमसे रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपने कंट्री में जीन्स टी शर्ट शर्ट सब बनाते थे और रिटर्न लाकर इंडिया में हम ही को बेचते थे। और वो प्रोडक्ट सस्ता भी होता था क्योंकि हमसे रॉ मटेरियल लिए सस्ते दामों में इंडिया में लाकर बेच देते थे। मशीन मेड होता था, अच्छे क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का होता था, लोग उसे खरीदने लगे और वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देते थे। हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता था तो लोग धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट को खरीदना बंद कर दिए और उनका प्रोडक्ट वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना इकोनॉमी में शुरू कर दी। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड, सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइटेड थ्रू हाई डिमांड ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक जमींदारी सिस्टम को फॉलो करते थे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले जमींदारी सिस्टम के बारे में। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू के अंदर वो लोग जानबूझकर हमारे फार्मर को वो लोग डबल और ट्रिपल लगान देने के लिए मजबूर कर देते थे। डबल ट्रिपल लैंड रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करते थे जानबूझकर, बात बात पर उनका लैंड का रेवेन्यू को बढ़ा देते थे फ्रॉम द फार्मर। द कल्टिवेटर वर इजेक्टेड एज ओनर। कल्टिवेटर्स को ओनर नहीं माना गया। when they fail to cope with accelerating demand for land revenue, agriculture stop producing surplus, जिससे एग्रीकल्चर में सरप्लस होना बंद हो गया। जो कि फार्मर को सरप्लस बचेगा तो वो री इन्वेस्ट करेगा और उसको ग्रो करेगा। सोच कर देखो, मैं एक फार्मर हूं, मैं फार्मिंग कर रहा हूं और मेरा सारा पैसा ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं, तो अगली बार प्रोडक्शन करने के लिए मैं रॉ मटेरियल कहां से लाऊंगा? मुझे उधार लाना पड़ेगा। मतलब मैं अपना पैसा री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा सारा पैसा कौन ले गया? ब्रिटिशर्स ले गए। तो मेरे पास कुछ सरप्लस ही नहीं बच रहा है। ठीक है। दस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और आखिरी पॉइंट है हमारा, a vibrant and prosperous economy was converted into backward and stagnant economy। ब्रिटिशर्स के आने से हमारा इकोनॉमी बैकवर्ड भी हो गया था, पॉइंट नंबर 1, और स्टैग्नेंट भी हो गया था, पॉइंट नंबर 2। अगर एक मार्क का क्वेश्चन आए और पूछे एक्सप्लेन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सिंपली बता देना कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड भी था और स्टैग्नेंट भी था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं तुम्हें पूरा ओवरऑल स्टोरी बताऊं। 1947 में वो लोग हमें छोड़ कर गए। 3 प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर में वो लोग क्या करते थे, हमारा जो बेचारा फार्मर है, ये कौन है? ये है ब्रिटिश। अब समझ कर देखना, ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है। ब्रिटिशर क्या करते थे, गवर्नमेंट से जमीन सारा ले लिए और इसको क्या दिए, एक फिक्स पेमेंट दिए। इसको गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट साइड हट गया, उसको उसका पैसा मिल गया, वो साइड हट गया। अब जमीन किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है। वो लोग फार्मर को जमीन दे देते थे और जमीन के बदले में वो लोग जानबूझकर
जमीन के बदले में जानबूझकर 2, 3, 4 टाइम्स एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करते थे फार्मर से। फार्मर के पास जितना कुछ बचता था वो सारा कौन ले जाता था? जमींदार ले जाता था, ब्रिटिशर्स ले जाते थे। ब्रिटिशर्स एक फिक्स अमाउंट पे करते थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट साइड हट जाता था, गवर्नमेंट का और कोई काम नहीं था। सारा पैसा किसके पास बचता था? ब्रिटिशर्स के पास बचता था, और ब्रिटिशर्स उससे अपना लैविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करते थे। तो बेसिकली इस तरीके से एग्रीकल्चर को वो लोग डिस्ट्रॉय किए। इंडस्ट्री के केस में हमसे रॉ मटेरियल ले गए और हम ही को फिनिश गुड्स लाकर बेच दिए। हमारा रॉ मटेरियल लेकर गए, अपने कंट्री में प्रोडक्शन किए, रिटर्न लेकर आए और इंडिया में रिटर्न बेचे। हम ही को हमारा प्रोडक्ट बेचकर, हम ही को हमारे से बना हुआ प्रोडक्ट बेचकर हमारा एक्सप्लॉयटेशन किए। फॉरेन ट्रेड में हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो टैक्स, हम अगर हमारा प्रोडक्ट किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे तो टैक्स लग जाएगा। वो लोग इंपोर्ट करेंगे अपना प्रोडक्ट को तो टैक्स फ्री, हम इंपोर्ट कर लेंगे किसी और कंट्री से, टैक्स लग जाएगा। ब्रिटेन से करेंगे तो टैक्स फ्री। तो बेसिकली टैक्स लगा लगा कर वो लोग हमारा पूरा फॉरेन ट्रेड को भी डिस्ट्रॉय कर दिए। तो बेसिकली 3 तरीके से वो लोग हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किए थे। हम अभी चैप्टर नंबर 1 में तीनों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। फिर एक एक करके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के बारे में डिटेल में हम लोग आगे जाकर डिस्कशन करने वाले। ठीक है, चलो तो आज के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।